Assalamu alaikum students. I hope all of you would be fine and safe at your homes. As you know, your online classes are going to start, and here is your first lecture on the topic integumentary system of the vertebrates. जी बच्चों, टॉपिक इज़ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स. हमने जो हमारी लास्ट फ़िज़िकल क्लास थी, इस सेमेस्टर की सेकंड फ़िज़िकल क्लास थी, उसमें हमने जो है वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था. और इसमें बेसिकली टॉपिक तो हमारा ये है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. और इसमें जो है वो हमने वर्टिब्रेट्स का और वर्टिब्रेट्स का डिफरेंस भी एक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर किया था. साथ में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को भी जो है वो हमने डिटेल में देखा था. लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की, उनके लिए मैं दोबारा से बताती चलती हूँ कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, दैन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का क्या डिफरेंस होता है. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बेसिकली बच्चों क्या होता है कि इसमें कोई भी आउटर कवरिंग जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा रही होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली हार्श कंडीशन से बचा रही होती है, उसको हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं. तो ये हमारी स्किन भी हो सकती है, किसी भी किस्म के स्केल्स भी हो सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रक्चर जो कि हमारी बॉडी को, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा रहा होता है, हम उसको जो है वो इंटीग्यूमेंट में ही लेते हैं. उसके बाद क्वेश्चन इज़ के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, दीज आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव एनी वेल डेवलप्ड बैकबोन. और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास एक वेल डेवलप्ड बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी हम उसको कह सकते हैं, जिनके पास मौजूद होता है. तो इसमें एग्जांपल में इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें इंसेक्ट आ जाते हैं. इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स हो गए. और इंसेक्ट में आपको पता है कि इंसेक्ट क्या होते हैं. उसके अलावा एमेबा, पैरामीशियम वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं. स्टारफिश हो गया, ये तमाम चीज़ें आती हैं. और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस, दैन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स, तो ये तमाम आ जाते हैं. तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इंक्लूड्स स्किन एंड द रिलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. इसमें वो स्किन और स्किन के साथ तमाम रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि हमारी कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को महफूज रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये एनिमल्स में भी पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है. तो वी आर ओनली कंसर्न विद द एनिमल्स. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स कंप्राइज द स्किन, स्केल्स, फीदर्स, हेयर, ग्लैंड्स. स्किन के बारे में आप जानते हैं क्या होती है कि हमारी जो आउटर कवरिंग है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम स्किन का नाम देते हैं. उसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि स्नेक वगैरह होते हैं, इनके ऊपर कुछ स्केल्स मौजूद होते हैं. उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर फीदर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं. बर्ड्स के ऊपर वो जो छोटे छोटे पर लगे हुए होते हैं उनको हम फीदर्स कहते हैं. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर हेयर मौजूद होते हैं. हेयर जैसे कि हेयर के बारे में तो आपको पता ही है, मैमल्स हैं तो मैमल्स में आलमोस्ट तमाम मैमल्स जो हैं उनकी स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं. आप ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमंस की भी ऑल ओवर द स्किन जो है वो हेयर से कवर हुई हुई होती है. उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड्स भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं, जिनका काम डिफरेंट जो है फंक्शंस में होता है. और ह्यूमन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है उसमें कहते स्किन आती है, बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं. तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या, जैसे हमें आपको पता है कि ह्यूमंस में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. और भी बहुत सारे स्पेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम बना रहे होते हैं. और हेयर्स मौजूद होते हैं ह्यूमंस की स्किन के ऊपर, नेल्स होते हैं. तो ये तमाम हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का ही पार्ट होते हैं. काम क्या होता है हमारी स्किन का, हमारी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का? बेसिकली ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये वाटर लॉस से बचाती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, साथ में हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा कर रखती है. तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना यानी कि बाहर से आने वाली जो भी चेंजेस हैं या फिर किसी भी किस्म के डैमेज से हमारी बॉडी को बचा कर रखना. वाटर लॉस यानी कि एक्सेसिव पानी जो है वो हमारी बॉडी से ज़ाया ना हो जाए, इस चीज़ से बचा के रखती है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कहीं पानी की जो है वो हमारे अंदर कमी हो रही होती है तो स्वेटिंग के प्रोसेस को जो है वो रोक दिया जाता है. उसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना इन द सेंस कि जब जो है वो गर्मी ज़्यादा हो रही होती है बाहर तो हमारी स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है. उस स्वेटिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी की एक्सटर्नल हीट बाहर जा रही होती है और स्वेटिंग के बाद कि हमें कूलिंग जो है कूलिंग का एहसास हो रहा होता है.
और उसके बाद ये सेंसेस द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये जो है वो किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे बाहर गर्मी है, सर्दी है, हमें इन चीज़ों का कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है वो हमने बात की थी कि हमने जो फ़िज़िकल लेक्चर्स था, हमारा जो फ़िज़िकल लेक्चर था लास्ट, उसमें हमने वर्टिब्रेट्स में फ़िशेस को डिस्कस कर लिया था कि फ़िशेस के पास किस तरह की स्किन मौजूद होती है, कौन सी टाइप्स ऑफ फ़िशेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आज के जो लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ द इंटीग्यूमेंट ऑफ द एम्फीबियंस। तो बेसिकली हम एम्फीबियंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एम्फीबियंस का इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। बेसिकली बच्चे, एम्फीबियंस आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन बोथ वाटर एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और खुश्की दोनों जगह पर पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आपके माइंड में इस वक्त कोई आ रही है कि एम्फीबियंस कौन से होते हैं, कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पानी और खुश्की दोनों पर पाए जाते हैं? तो इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल जो है वो फ्रॉग है। फ्रॉग आपके सामने पानी और खुश्की दोनों इन्वायरमेंट पे बहुत जो है वो ईज़िली रह सकता है। फर्स्ट सबसे पहले कहते हैं कि एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है। इनकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के स्केल्स, किसी भी किस्म की जो है वो और कोई हार्ड डेपोजिशन नहीं होती, स्मूथ होती है। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब नमी वाली होती है। आप फ्रॉग की स्किन अगर आप में से किसी के भी माइंड में हो तो वो बहुत सी जो है वो स्लाइमी और सॉफ्ट होती है। एम्फीबियंस की स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के फीदर्स, स्केल्स, हेयर्स मौजूद नहीं होते, बहुत ही स्मूथ होती है। उसके बाद कहता है कि जो एम्फीबियंस की स्किन होती है इसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग मौजूद नहीं होती, लिहाजा अगर कभी भी ये पानी से दूर चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए दूर चले जाते हैं, तो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। अभी मैंने बात की ना कि ये खुश्की और पानी दोनों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी पानी के करीब करीब वाली जो मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अगर कोई फ्रॉग ज़्यादा टाइम के लिए पानी से दूर चला जाए तो उसकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। सेकेंडली, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज होता है फ्रॉग्स को स्किन का, वो ये कि ये अपनी स्किन के थ्रू ही जो है वो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का जो अमल होता है, ऑक्सीजन को ये अपनी स्किन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और जो इनकी बॉडी में बनने वाली एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जो है ये आउट ऑफ द बॉडी मूव कर देते हैं थ्रू द स्किन। तो ये एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो कि एम्फीबियंस को होता है। थर्डली, वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने बात की कि एम्फीबियंस की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, ह्यूमिड होती है, लिहाजा ये प्रेफर करते हैं कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वाटर अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट थोड़े से डिस्टेंस पर जाकर इनको वाटर अवेलेबल रहे, क्योंकि अगर इनकी स्किन ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो पानी से दूर चली जाएगी तो वो ड्राई आउट हो जाएगी। तो इनकी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए इनको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। एंड हियर इज़ अ डायग्राम ऑफ द एम्फीबियन स्किन। अच्छा, यहाँ पर बच्चों डर्मस और एपिडर्मस की बात की गई है। यहाँ मैंने इसको पहले डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने जो है वो अपने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि किसी भी किस्म की जब आप स्किन की बात करते हैं ना, उसमें एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस, ये तमाम जो है ना वो 3 लेयर्स बेसिक होती हैं जो यहाँ पर मौजूद होती हैं किसी भी किस्म की स्किन में। तो डर्मस है और एपिडर्मस, एपिडर्मस जो होती है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है किसी भी, अगर आप स्किन की बात करें तो ये यहाँ पर हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, तो एम्फीबियंस की स्किन की भी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस के नीचे आ जाती है डर्मस, और उसके बाद ये डर्मस थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप होती है, ये लिविंग होती है, इसमें ज़्यादा सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं, और इसमें आगे से वो कुछ सेल्स दिखा रहा है, लैंगरहैंस सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मास्ट सेल हैं, सिक्रीटरी सेल्स हैं। ये सेल क्या काम कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी एक और डायग्राम है जो कि फ्रॉग ही की स्किन की है। ऊपर जो ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ ये एपिडर्मस, और जो नीचे आपको ये पीच टाइप एरिया नज़र आ रहा है ये सारी जो है वो इसकी डर्मस है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्यूमेंट ऑफ रेप्टाइल्स। इंटीग्यूमेंट आउटर कवरिंग, रेप्टाइल्स का मतलब कि ये रेप्टाइल्स अब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। रेप्टाइल्स में बच्चों आपके पास स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, टोर्टोइसेस, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और जो इनकी भी स्किन होती है, स्किन की वही लेयर होती हैं, एपिडर्मस होती है, डर्मस होती है। एपिडर्मस जो होती है वो सबसे आउटर होती है, ये बेसिकली डेड होती है, और इनके पास जो है वो इनकी एपिडर्मस के अंदर केराटिन डिपॉजिट हुआ होता है।
केराटिन क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि बहुत ही टफ़ और इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल जो कि वाटर को जो है वो मूव नहीं करने देती, और उसके बाद वाटर इसके इर्द गिर्द जो है वो मूव नहीं कर सकता। और उसके बाद जो है ये केराटिन का काम होता है किसी भी किस्म का फिज़िकली अग्रेसिव डैमेज से इनकी बॉडी को बचा कर रखना। और उसके बाद जो है वो डर्मस आ जाती है। डर्मस के पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी स्मॉल बोन्स भी मौजूद होती हैं। इन बोन्स को हम ऑस्ट्रेकोडर्म्स कहते हैं। उसके बाद कहता है कि इनके पास ये जो स्किन होती है, स्किन के अंदर छोटी छोटी बोन्स का होना, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है सेवाना मॉनिटर्स की और क्रोकोडाइल्स की। तो सेवाना मॉनिटर्स क्या होते हैं, क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं? लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ द सेवाना मॉनिटर्स एंड क्रोकोडाइल्स, ताकि आपको जो है ये अच्छे वाला समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है। एंड हियर वी गो विद दिस सेवाना मॉनिटर्स, ये आप देख सकते हैं। और ये क्रोकोडाइल्स हैं। दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो जिन बच्चों ने कभी क्रोकोडाइल्स नहीं देखे वो एक बार इनको जो है वो देख लें। जी नेक्स्ट वो कहता है कि रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है उसकी हीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस होता है। हीलिंग मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इनमें कोई भी किसी की भी किस्म की इंजरी जो होती है, तो इनकी पूरी स्किन में आने वाले किसी भी ज़ख़म को या फिर उसके इस वॉन्ड को हील करने के लिए आलमोस्ट जो है वो 6 वीक्स रिक्वायर होते हैं। उसके बाद ये एक रेप्टाइल की स्किन की छोटी सी डायग्राम है। एपिडर्मस, देन डर्मस, देन फैट, एपिडर्मस आउटर स्किन, देन आती है डर्मस। और डर्मस के नीचे जो भी फैट होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रही होती है वो डर्मस के नीचे मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो रेप्टाइल्स में भी इनकी बॉडी में भी जो भी फैट की डेपोजिशन होती है वो इनकी डर्मस के नीचे होती है। साथ में आपको ये स्वेट ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। स्वेट ग्लैंड्स का काम बच्चे होता है कि जो स्वेटिंग करना, यानी कि पसीना जिसको आप कहते हो, उसके बनाने के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद ये आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर। ये पोर्स बेसिकली स्किन में पाए जाने वाले वो छोटे छोटे सुराख हैं जिनके थ्रू स्वेटिंग या फिर एक्सेसिव हीट को जो है वो आउट ऑफ द बॉडी निकाला जाता है। उसके बाद आपको ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, ऑयल ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। ऑयल ग्लैंड्स का काम होता है डिफरेंट ऑयली सिक्रीशंस बनाना, और ब्लड वेसल्स होती हैं ये जो कि आप देख सकते हैं ब्लड वेसल जस्ट डर्मस में मौजूद हैं। एपिडर्मस में कोई भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डिवेल्प नहीं होती, ना ही ये मौजूद होती हैं, क्योंकि जो एपिडर्मस होती है वो डेड होती है। इसमें वो सेल मौजूद होते हैं जो कि लिविंग नहीं होते, तो इसलिए जो है इसमें कोई सी भी किस्म की ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स मौजूद नहीं होती। ये नीचे आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं। नर्व्स का काम होता है किसी भी किस्म की जो है वो सेंस को, कि स्टिमुलाई को परसीव करना, स्टिमुलाई को ले जाना, ब्रेन तक ले जाना और आगे मैसेज जो है वो उसे इंटरप्रेट करवाना। और ये हेयर फॉलिकल्स हैं। हेयर फॉलिकल्स बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी हेयर अटैच होता है। तो यहाँ पर एक उन्होंने बहुत अच्छी डायग्राम से जो है वो आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख दी हैं। ये सॉरी बाय मिस्टेक एक यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड जो है वो ऐड हो चुकी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये है कि बर्ड्स की जो है ना स्किन वो यहाँ पर मिसिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर बर्ड्स की स्किन इसलिए मिसिंग है क्योंकि बर्ड्स की इंटीग्यूमेंट वो बेसिकली वही होती है जैसे आपने रेप्टाइल्स की बात की, बिल्कुल वैसे ही बर्ड्स में वो तमाम फीचर्स, वो तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। डिफरेंस ये है कि बर्ड्स के पास फीदर्स मौजूद होते हैं। फीदर्स यानी कि छोटे छोटे से जो विंग्स होते हैं, जो इनके छोटे जो पर होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, बर्ड्स के पास वो मौजूद होते हैं। बाकी इनकी बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर, तमाम ग्लैंड्स वैसी होते हैं जो कि हमने रेप्टाइल्स की बात की। और उसके बाद हमने बात करनी है इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स। तो ये है इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स में सबसे पहले आती है स्किन। तो जो मैमल्स की स्किन होती है वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होती है। आउटर टिश्यू कवरिंग द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रेट्स एनिमल विद द 3 मेन फंक्शंस, इनकी प्रोटेक्शन, रेगुलेशन और सेंसेशन। मतलब ये कि मैमल्स की जो स्किन होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और मैमल्स जो है ना ये बेसिकली सबसे ज़्यादा वेल डिवेल्प वर्टिब्रेट्स में आते हैं। जो और इनमें भी और इन मैमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो वेल डिवेल्प जो मैमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स आते हैं। ह्यूमन बींग्स की थोड़ी सी बातें जो है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पर जो है वो हम मैमल्स की बात करते हैं।
तो इसमें मतलब जो जनरल मैमल्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कहते हैं कि इनकी जो स्किन होती है बेसिकली इसके 3 फंक्शंस होते हैं। प्रोटेक्शन होती है, रेगुलेशन होती है, सेंसेशन होती है। प्रोटेक्शन यानी कि स्किन को डिफरेंट हार्श कंडीशन से बचाना, डिफरेंट जो है वो फिज़िकल डैमेज से बचाना, किसी भी किस्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाले जो भी एक इंटेंस चेंज आता है उससे बचाना। देन रेगुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना, वाटर लॉस से बचाना। देन सेंसेशन, डिफरेंट सेंसेस को जो है वो रिसीव करना। सेंसेशंस मतलब या फिर सेंसेस मतलब बाहर कितनी ठंड है, बाहर कितनी गर्मी है, पेन का रिसेप्टर्स, पेन हमारी स्किन के ऊपर ज़रा सा भी आपको पता है कि टच किया जाए तो आपको पेन फ़ौरन से फ़ील हो जाता है। तो बेसिकली बिकॉज पेन के रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, और उसके अलावा प्रेशर को या फिर डिफरेंट जो भी चेंजेस आने वाली होती हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उन तमाम को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो फिर वही बात एपिडर्मस, देन डर्मस, और उसके बाद हाइपोडर्मस, और देन उसके बाद कुछ और जो है वो रीजन्स मौजूद होंगे। एपिडर्मस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द वाटर इन द बॉडी एंड प्रिवेंटिंग पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग। क्या मतलब है भाई इस बात का कि वो इसमें वो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो एपिडर्मस होती है ये किसी भी मैमल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो सबसे आउटर स्किन होती है, उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। बेसिकली ये एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ये वो बात है जो हमने पहले फिजिकल लेक्चर में इसको कर लिया था। और ये डेड होती है, डेड इन द सेंस कि आपकी जो सबसे आउटर स्किन होती है, फॉर एग्जांपल कोई एलर्जी वगैरह हो जाए आपकी स्किन के ऊपर, या कोई भी और किसी भी किस्म के ज़ख़म में जब बिल्कुल आउटर स्किन उतर रही होती है, तो ना तो उसमें आपको ब्लड निकलता है, ना ही उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा पेन की फीलिंग्स आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल ही डेड है। जब सेल डेड होंगे तो वो जो है वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म की ना तो वो पेन को रिसीव कर रहे होंगे, ना ही वो किसी भी और स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वो इसका काम, एपिडर्मस का काम होता है हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को वाटर के लॉस से बचा कर रखना, और साथ में बहुत सारे डिफरेंट पैथोजेंस यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एंटीजन, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, और एंटर होने के बाद कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी जो है वो कॉज कर सकता है। तो इस ऐसे पैथोजेंस को हमारी बॉडी से एंटर होने से बचाने में भी एपिडर्मस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन वी विल मूव टुवर्ड द डर्मस। डर्मस इज़ अ लेयर ऑफ द स्किन बिनेथ द एपिडर्मस। एपिडर्मस के ये नीचे मौजूद होती है। बेसिकली डर्मस के अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ और बहुत सारे डिफरेंट सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंडीशन से बचा कर रखते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब कि किसी वही बात होगी बच्चों कि बाहर किसी भी किस्म के आने वाले चेन से, किसी भी किस्म के आने वाले ऐसे चेन से जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उससे कि हमें बचा के रखते हैं। देन डर्मस जो होती है वो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है टू द स्किन थ्रू द एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कोलेजन, फिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। ये बच्चे तमाम जो है ना ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फाइबर्स हैं जो कि कुछ इसमें कुछ प्रोटीन्स के होते हैं, कुछ डिफरेंट केमिकल्स के बने हुए होते हैं। इनका काम बेसिकली जो आपकी स्किन होती है, जो किसी भी मैमल की जो स्किन होती है, स्किन का जो डर्मस का पार्ट होता है, ये सारे उसको बना रहे होते हैं। तो उसकी जो ओवरऑल कंपोजिशन होती है जो डर्मस की, उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे इलास्टिन फाइबर्स है, ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। इस तरह कोलेजन फिब्रिल्स हैं, कोलेजन फिब्रिल्स भी जो हैं वो आपकी बॉडी को ही, आपकी बॉडी में जो स्किन है डर्मस, उसको ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारी जो डर्मस होती है उसके पास बहुत सारे मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स दैट प्रोवाइड द सेंस ऑफ द टच एंड हीट थ्रू द नोसी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। उसके बाद इनकी बात करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स बच्चों ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी किस्म के मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ मैकेनिकल स्टिमुलाई? टच जो होता है ना, जैसे आपकी स्किन की पूरी स्किन में कहीं पर भी आपको टच किया जाए तो फ़ौरन से फील हो जाता है कि यस ये चीज़ हमें यहाँ पे कुछ टच हो रहा है। तो बेसिकली वो भी एक मैकेनो रिसेप्टर की ही एक जो है वो टाइप होती है। इसी तरह बाहर से जो है वो हीट कितनी है, कोल्ड कितनी है, इसके लिए हीट रिसेप्टर्स और कोल्ड रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। और नोसी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो डिफरेंट पेन को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको
आपको जो है वो कहीं पर कोई पिंच करता है, चुंटी काट दी जाए, तो उससे नोसिरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि पेन की सेंसेशन को आपकी स्किन से उठाकर ब्रेन तक ले जाएंगे और ब्रेन से जाकर बोलेंगे कि यस वहाँ पर पिंच किया गया है, बताओ उसका क्या जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए। और ये थर्मोरिसेप्टर्स यानी कि वो जो हीट और कोल्ड को रिस्पॉन्स करने के लिए मौजूद हैं, जो कि बाहर ये देखते हैं कि अब जो है वो गर्मी बाहर ज़्यादा हो रही है, तो वो ये मैसेज जो है वो उठाकर आपके ब्रेन के पास ले जाएंगे कि बाहर गर्मी ज़्यादा हो गई है, इसके लिए क्या किया जाए। देन वो ब्रेन आगे से जो भी मैसेज देगा, ब्रेन आगे से मैसेज देता है कि अच्छा जी कूलिंग मैकेनिज़्म ऑन करते हैं, स्वेटिंग को जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। तो ये सब जो है ना ये रिसेप्टर्स की ही वजह से पॉसिबल होता है। उसके अलावा स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल्स। हेयर फॉलिकल्स अभी हमने बात की। हेयर फॉलिकल्स वो पॉइंट है जहाँ पर हेयर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। और आपको पता है मैमल्स की जो स्किन है उसकी तो सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत ही ये है कि इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स मौजूद होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि एक केमिकल सीबम आपकी स्किन के अंदर बना रहे होते हैं। ये सीबम का काम होता है किसी भी किस्म के बैक्टीरिया को या फिर डिफरेंट जो पैथोजेंस होते हैं उनको आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने से बचाना। एंड द नेक्स्ट इज़ एपोक्राइन ग्लैंड। ये भी बच्चे बेसिकली एक स्वेट ग्लैंड्स की ही एक टाइप होती है। लिम्फेटिक वेसल, दीज आर द स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ वेसल दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर स्किन। ये बेसिकली बच्चे वो फ्लूइड जो हमारी ब्लड वेसल से जो ब्लड लीक हो जाता है उसको जो है वो फिर लेने के उसको उठाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं हमारी ये लिम्फेटिक वेसल्स। और ब्लड वेसल्स वो जिसके अंदर जो है वो ब्लड मूव कर रहा होता है। ब्लड वेसल्स इन द डर्मस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड वेस्ट रिमूवल फ्रॉम इट्स ओन सेल एज वेल एज़ फॉर द एपिडर्मस। और उसके बाद कहता है कि जो ब्लड वेसल्स भी जो होती हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं और ये हमारे वेस्ट को रिमूव करवा रही होती हैं। डर्मस और एपिडर्मस दोनों से ही जो है वो रिमूव करवा रही होती हैं। और उसके बाद आता है पेपिलरी रीजन। द पेपिलरी रीजन इज़ कम्पोज्ड ऑफ द उसके बाद ये हैं एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ बच्चे बेसिकली जो होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में जो है वो जोड़ने के लिए, डिफरेंट स्किन के जो भी सेल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए ये मौजूद होते हैं। और आप कह सकते हो कि जैसे आप कोई भी एक बिल्डिंग बना रहे होते हो, उसका आप एक पिलर बना देते हो जो कि पूरी बिल्डिंग को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह ये जो पेपिलरी रीजन्स होते हैं ये हमारी स्किन की जो सबसे जो बॉटम एरिया होता है वहाँ से लेकर लास्ट टिप तक जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एपिडर्मिस तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। और इनका काम होता है वहाँ पर डिफरेंट लूज टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके रखना। उसके बाद इनको पेपिलाई, इस रीजन को पेपिलाई कहते हैं। ये इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगी लास्ट पर ताकि आपको ये पेपिलाई का थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ जो होते हैं बेसिकली आप इनको हमारी स्किन का जो थर्ड पार्ट है हाइपोडर्मस वो भी कह सकते हो। ये जो है वो स्किन का मतलब स्किन जो होती है वो डर्मस और एपिडर्मस के ऊपर मुश्तमिल होती है। सम टाइम स्किन के नीचे एक एडिशनल पार्ट होता है जिसको हम हाइपोडर्मस कहते हैं, वहाँ पर ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। इनका जो पर्पस होता है इट इज़ टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन एंड द मसल एज वेल एज सप्लाइंग इट विद द ब्लड वेसल नर्व्स। मतलब कि इसका काम होता है हमारी जो डर्मस है, जो स्किन है, उसको डिफरेंट ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग्स या फिर इसको जो है वो इनके साथ अटैच करवा के रखना। और इसमें जो है वो कहता है कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, इलास्टिन मौजूद होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये वो सेल होते हैं जो कि किसी भी किस्म की जो अगर ज़ख़म लग जाए हमारी स्किन के ऊपर तो उसकी हीलिंग में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, वोंड हीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मैक्रोफेजेस ये हमारे वो सेल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल बाहर से कोई पैथोजन, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो ये मैक्रोफेजेस उसके साथ फाइट करती हैं। एडिपोसाइट ये वो होते हैं डिश सेल जो कि फ़ैट को अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो फैट को स्टोर करने वाले जो सेल होते हैं हम इनको एडिपोसाइट कहते हैं। और ये सब क्यूटेनियस में ऑलमोस्ट 50% जो है ये कंप्राइज कर रहे होते हैं या फिर 50% के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ये आपके पास मैमल्स की स्किन का जो है वो एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डर्मल पेपिलाई आपको वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
डर्मल पेपिलाई आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली डर्मस से स्टार्ट होकर ऊपर एपिडर्मस तक मूव कर रहे हैं। अगर यही पेपिलाई जो है वो हाइपोडर्मस यानी कि बेस से स्टार्ट हो रहा होता तो इसको जो है वो हम हाइपोडर्मस का या एपिडर्मल हाइपोडर्मस पेपिलरी रीजन कह सकते हैं। तो ये बेसिकली कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये कहीं से भी इमर्ज होकर जो है वो टिप तक जो है वो जा सकता है। अब स्किन में आपको ये पेपिलाई ऑफ द हेयर नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से आप कह सकते हो कि हेयर्स निकल रहे हैं और पूरी बॉडी तक मूव कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं, हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं और ये डिफरेंट इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं, जो कि इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं ना, बेसिकली इनका काम होता है डिफरेंट हेयर्स को जो है वो हेयर्स की वो जो इरेक्शन होती है ना, यानी कि जैसे डर वगैरह में हेयर्स खड़े हो जाते हैं तो उसको जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो दैट वाज ऑल बच्चों। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की, आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो इंशाल्लाह, जैसा कि कहा जा रहा है हमारी फ़िज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें भी जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।